जय हिंद दोस्तों। तो आज हम संविधान के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं यानी 1 से लेके 395 अनुच्छेद हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, एकदम बिल्कुल आसानी से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे। और ये आपका शॉर्ट वीडियो होगा, यानी एक ही वीडियो में आपके सारे अनुच्छेद कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर अंत तक देखें ताकि आप लोग के सारे अनुच्छेद एकदम से याद हो जाएं। यूपीएसआई के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद भाग 1 में ये दिए गए हैं। अनुच्छेद भाग 1 में कितना है? 1 से 4 तक है। पहले अनुच्छेद में दिया गया है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। ठीक है, जैसे नए राज्यों को स्थापना करना है तो वो अनुच्छेद 2 में आएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। और अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र आ जाएंगे। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों की सीमाओं, ठीक है, और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। किसमें है? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में क्या है? पहली और चौथी, ठीक है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2-3 के अधीन भारत की जो नागरिकता भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें बताया गया है। फिर देखेंगे अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, उसी तरह जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये आपका अलग है 5 से 11 भाग 2। ठीक है, अब यहाँ से भाग 2 स्टार्ट होगा यानी नागरिकता। ठीक है, और ये यहाँ तक 1 से 4 तक मैंने आपको बताया था। और अब देखिए अनुच्छेद 5, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। फिर क्या है? अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जो पाकिस्तान से आके भारत में बस गए थे उनकी नागरिकता अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद जो 7 है उसमें क्या है? भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले यानी जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान है। पहले 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आएंगे, फिर भारत से पाकिस्तान जाने वाले अनुच्छेद 7 में। फिर अनुच्छेद 8 में क्या दिया गया है? भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है, जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे उनकी नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 8 में। और नागरिकता की समाप्ति कैसे की जाएगी वह दिया गया है अनुच्छेद 9 में। इसके भी अंदर बहुत सारी बातें हैं कि कैसे कैसे नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। ठीक है, नागरिकता के अधिकार का बने रहना अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों को विनिमय यानी रेगुलेशन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता का कानूनों का प्रावधान। ठीक है, नागरिकता अधिकार का कानूनों का विनियमन का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 11 में। ठीक है, अर्थात नागरिकता को लेकर सारी शक्तियां संसद के पास होती हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अर्थात जो सारी नागरिकता है, ठीक है, को लेकर शक्तियां जो है संसद के पास होती हैं। अब देखेंगे भाग 9 मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? 12 से 35। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 12 क्या होगा? राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। भाग 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ। ठीक है, मौलिक अधिकार जो होंगे उन पर नियंत्रण करने की विधियाँ दी गई हैं। अब देखिए इसी में दिया गया है समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक है, भाग 3 में ही जो 14 से 18 है वो समानता का अधिकार है। 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव आपसे नहीं करेंगे, ये आपको बताया गया है अनुच्छेद 15 में। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या गया है? लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। ठीक है, कोई भी लोक नियोजन होगा उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, ये 16 में कहा गया है। तो यानी 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत।
ठीक है, अप्रस्तुतता जो है छुआछूत का अंत, उसको अनुच्छेद 17 में बताया गया है। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत, कि कौन कौन सी उपाधियां आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कौन कौन सी ग्रहण कर सकते हैं, किसको छोड़ा गया है, ये सब 18 में बताया गया है। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, भाग 3 में ही स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, 19 में क्या है, बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, जैसे प्रेस वगैरह को बोलने की आज़ादी दी गई है, अनुच्छेद 19 में ही दी गई है। मतलब कोई भी स्थान पर घूमने की भी आज़ादी 19 में ही दी गई है। ठीक है, ये सब आर्टिकल 19 में ही दी गई है। आर्टिकल 20 क्या दिया गया है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई भी अपराध है उसके दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो आर्टिकल 20 में बताया गया है। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 में बताया गया है। अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा का अधिकार, ये जोड़ा गया था 86वें संशोधन द्वारा, इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो 21A जो है शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया है। और 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी जीने का अधिकार। फिर क्या है, आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ये बताया गया है, आर्टिकल 22 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे मिलेगा। अब क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दो अनुच्छेद हैं 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में बताया गया है, मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध आर्टिकल 23 में है। उसी तरह आर्टिकल 24 में क्या बताया गया है, कारखानों आदि यानी भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिरोध लगाया गया है आर्टिकल 24 में। फिर देखेंगे 25 से 28 तक स्वतंत्रता का यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 25 में आर्टिकल 25 में बताया गया है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में बताया गया है। आर्टिकल 26 में बताया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई भी धार्मिक कार्यकलाप आप करेंगे तो उसमें स्वतंत्रता जो मिलेगी, ठीक है, वो आर्टिकल 26 के तहत रहेगी। आर्टिकल 27 में बताया गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर यानी टैक्स से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, कोई धर्म शेष है तो उसमें टैक्स से छूट मिलेगी, ये आर्टिकल 27 में बताया गया है। आर्टिकल 28 में बताया गया है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की नहीं दी जाएगी, कोई धार्मिक शिक्षा मतलब नहीं दी जाएगी कोई सरकारी शिक्षण में। ठीक है, तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप कोई यही धर्म अपना लें या कोई इसी कार्यक्रम में शामिल हो ले, तो ये कोई ज़रूरी मतलब इसमें बताया गया है ये जो है नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 28 में बताया गया है। अब बताया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद किसमें है, 29 और 30 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बताया गया है 29 और 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 29 में बताया गया है। आर्टिकल 30 में बताया गया है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको शैक्षणिक संस्थान जो है संचालित करने का अधिकार दिया गया है किसमें, अनुच्छेद 30 में। अगला है संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। अनुच्छेद 32 बताया गया है रिट के संबंध में बताया गया है अनुच्छेद 32 नी रिट के संबंधी प्रावधान दिया गया है। ठीक है, BR अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। नी अनुच्छेद जो 32 है, भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे जो है संविधान की आत्मा कहा है, यानी इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रिट संबंधी प्रावधान दिए गए अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 33 में बताया गया है मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने में संसद की शक्ति आर्टिकल 33 में बताया गया है। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 34 में बताया गया है।
सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध जो है संबंधित प्रावधान है 34 में। आर्टिकल 35 है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 35 है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान बताए गए हैं आर्टिकल 35 में। अब भाग 4 है और नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है, 36 से 51 तक है, ठीक है। और भाग कौन सा है, 4 है। देखिए 36 में है राज्य की परिभाषा, 37 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ठीक है, मतलब इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 38 बताया गया है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा, यानी राज्य जो है वो लोक कोई कल्याण का कोई काम है उसमें वृद्धि की व्यवस्था कौन करेगा, या राज्य करेगा। अनुच्छेद 39 में बताया गया समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता भी अनुच्छेद 39 में बताई गई है, 39 में बताई गई है। आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान आर्टिकल 40 में बताया गया है। आर्टिकल 41 क्या है, कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और निःशुल्क लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में बताया गया है। यानी कुछ परिस्थितियों में सभी जो नागरिक हैं काम, शिक्षा और निःशुल्क लोक सहायता पाने का अधिकार है आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 42 में है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में कहा गया है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, आर्टिकल 43 में बताया गया है मजदूर और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ठीक है। आर्टिकल 44 क्या है, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह लागू करने का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 45 में बताया गया है बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी वह किसकी होगी, राज्य की होगी, यानी बच्चों के मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की जो जिम्मेदारी होगी वह राज्य की होगी, यह बताया गया है आर्टिकल 45 में। फिर आर्टिकल 46 बताया गया है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान आर्टिकल 46 में बताया गया है। आर्टिकल 47 में बताया गया है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार का कर्तव्य अनुच्छेद 47 में बताया गया है। अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया है, कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 48 में बताया गया है। और आर्टिकल 48A पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण, ठीक है, यह भी जो है संशोधन करके लाया गया था। तो 48A में पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण है और 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 49 क्या है, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किसमें है, आर्टिकल 49 में है। आर्टिकल 49 में यानी 49 में क्या है, यह क्या है, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 में बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य में का विभाजन, ठीक है, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण या कार्य विभाजन बताया गया है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी प्रावधान जो है वह आर्टिकल 51 में है, यानी अनुच्छेद 51 में है। क्या बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 51 में बताया गया है। फिर भाग 4 चलेंगे मौलिक कर्तव्य, ठीक है, भाग 4A में, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे थे भाग 4 पढ़ रहे थे 36 से 51, अब क्या है आपका जो है 4A क्या है, मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 51A ये आपका संशोधन करके जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो अनुच्छेद 51A में बताया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, ठीक है, ठीक है, वर्तमान में 11 हैं। कमेंट करके बताएं कि पहले कितने थे। अब भाग 5 में देखेंगे अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसमें क्या है, संघ, ठीक है, संघ बताया गया है अनुच्छेद 52 से 151 तक। और भाग कौन सा है, 5। जब भी क्वेश्चन में पूछेंगे कि संघ जो है कौन से भाग में है, तो संघ जो है आपका भाग 5 में है और अनुच्छेद आपका 52 से 151 तक है। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है।
आर्टिकल 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। यह कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 53 में। और भारत का राष्ट्रपति जो है उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 52 में। फिर आर्टिकल 54 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 55 बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति। ठीक है, कैसे निर्वाचन की पद्धति, कैसे निर्वाचन होगा, कैसे चुनाव होगा, इसका जो बताया गया है आर्टिकल 55 में। फिर आर्टिकल 56 क्या है, यानी 56 क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। ठीक है, ये सब बताया गया है आर्टिकल 56 में। फिर क्या है? अनुच्छेद 57 बताया गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, मतलब राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन कैसे हो सकता है, यह आर्टिकल 57 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, उनकी जो योग्यताएं हैं, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, और इसको जो भी योग्यताएं दी गई हैं राष्ट्रपति की, मतलब कैसे बनाया जाएगा, कितनी योग्यता होनी चाहिए, कहाँ का निवासी होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब बताया गया आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 59 बताया गया राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें बताया गया है 59 में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख बताया गया है आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा, राष्ट्रपति जो शपथ लेगा उसका उल्लेख बताया गया है आर्टिकल 60 में। फिर क्या है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लें। तो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 61 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान, कैसे महाभियोग द्वारा उसको हटाया जाएगा, ये सब बताया गया है। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है आर्टिकल 62 में। फिर क्या है? आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। फिर क्या है? आर्टिकल 64 है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो कहाँ का? वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होता है। ठीक है। आर्टिकल 65 क्या है? आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में ठीक फिर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे आकस्मिक रिक्ति हो जाती है राष्ट्रपति की, जैसे कोई डेथ हो जाता है या हट जाता है, तो उस समय जो है कौन होगा? उस उपराष्ट्रपति जो हो जाएगा वहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। आर्टिकल 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसका प्रावधान आर्टिकल 66 में यानी 66 में बताया गया है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है किसमें? आर्टिकल 67 में। फिर क्या है? आर्टिकल 68 में बताया गया है उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, आर्टिकल 68 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 69 यानी 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 69 में। और राष्ट्रपति का किस में था? अनुच्छेद 60 में था। ठीक है। आर्टिकल 70 क्या है? अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 70 में बताया गया है। फिर आर्टिकल 71 है 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय दिए गए हैं आर्टिकल 71 में। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति बताई गई है। ठीक है। आर्टिकल 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख बताया गया है। आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है। फिर आर्टिकल 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 74 में, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है कार्यवाहक होता है। ठीक है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य संबंध बताया गया है आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख, अटॉर्नी जनरल का महान्यायवादी जो होते हैं आर्टिकल 76 में, इसमें उनका उल्लेख किया गया है।
फिर आर्टिकल 77 क्या है, भारत के सरकार के कार्य का संचालन संबंधी उल्लेख बताया गया है आर्टिकल 77। आर्टिकल 78 बताया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी आर्टिकल जो 78 है और राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य ये बताए गए हैं। आर्टिकल 79 में बताया गया है संसद के गठन का उल्लेख है। आर्टिकल 79 में क्या है, संसद के गठन का उल्लेख है। आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा का उल्लेख है। ठीक है, संसद का 79 में, और 80 में क्या है, 80 में क्या है, राज्यसभा का उल्लेख है। और 81 में क्या है, लोकसभा का उल्लेख है। पहले संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। ठीक है, 79, 80 और 81। फिर आर्टिकल 82 क्या है, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः क्या है, समायोजन। ये बताया गया है किसमें, आर्टिकल 82 में। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन आर्टिकल 82 में बताया गया है। आर्टिकल 83 में क्या बताया गया है, संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। जो संसद के सदन की अवधि होगी उसका उल्लेख किसमें बताया गया है, आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 84 यानी 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं। संसद की सदस्यता के लिए उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आर्टिकल 84 में बताया गया है। आर्टिकल 85, ठीक है, आर्टिकल 85 में क्या है, संसद के सदनों में, ठीक है, एक मिनट, संसद के सदनों में मंत्रियों, संसद के सत्रावसान और विघटन, ठीक है, विघटन संबंधी उल्लेख दिया गया है आपका आर्टिकल 85 में दिया गया है। आर्टिकल 86 में क्या है, राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार आर्टिकल 86 में दिया गया है। राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का। आर्टिकल 87 क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 88 में क्या है, यानी 88 में है, संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार आर्टिकल 88 में है। आर्टिकल 89 में क्या है, राज्यसभा का सभापति और उप सभापति का उल्लेख आर्टिकल 89 में, यानी 89 में है, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख बताया गया है। आर्टिकल 90 यानी 90 है अनुच्छेद, राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख आर्टिकल यानी अनुच्छेद 90 में बताया गया है। राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, ये सब बताया गया है। अनुच्छेद 91 में बताया गया है सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख है आर्टिकल 91 में। आर्टिकल 92 क्या बताता है, जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, आर्टिकल 92 में बताया गया है। आर्टिकल 93 में कहा गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। आर्टिकल 94 क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागना या पद से हटाया जाना आर्टिकल 94 में बताया गया है। अनुच्छेद 95 में क्या है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का कर्तव्य का पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 95 में बताया गया है। आर्टिकल 96 क्या है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, आर्टिकल 96 में बताया गया है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। आर्टिकल 97 जो है 97 है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ये बताया गया है आर्टिकल 97 में। अनुच्छेद 98 में बताया गया है संसद के सचिवालय का उल्लेख, किसमें बताया गया है, आर्टिकल 98 में संसद के सचिवालय का उल्लेख बताया गया है आर्टिकल 98 में। आर्टिकल 99 क्या है, संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख, अनुच्छेद 99 है, संसद सदस्यों का शपथ का उल्लेख बताया गया है आर्टिकल 99 में। ठीक है, अब ये बताना है आपको कि 60 में किसका शपथ था, 69 में किसका शपथ था। ठीक है, ये राष्ट्रपति का था, ये उपराष्ट्रपति का था, और 99 में क्या है, संसद के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख बताया गया है, शपथ का। ठीक है, 99 में। अनुच्छेद 100 क्या है, संसद सदनों में मतदान रिक्ति होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और क्षतिपूर्ति, ये बताया गया है आर्टिकल 100 में। ठीक है, आर्टिकल 101 क्या है, संसद में स्थानों
का रिक्त होना आर्टिकल कितना बताया गया है 101 में। आर्टिकल 102 क्या है, संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं। आर्टिकल 105 में क्या है, संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार, यानी संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में है। आर्टिकल 102 में क्या है, संसद के सदस्य के लिए योग्यताएं हैं, और 101 में क्या है, संसद में स्थानों का रिक्त होना। फिर चलेंगे 106 पे। आर्टिकल 106 बताता है सदस्यों के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 108 है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है 108 में। आर्टिकल 109 में क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया ये बताता है आपका, बताता है आर्टिकल 109। धन विधेयक की परिभाषा है आर्टिकल 110 में। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, आर्टिकल 110 में। और धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है 109 में। और 111 में क्या है, विधेयकों की परिभाषा और अनुमति। ये ठीक है, विधेयकों की परिभाषा और अनुमति किसमें है, आर्टिकल 111 में है। फिर क्या है, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, यानी बजट का उल्लेख जो किया गया है 112 में। जो अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख करता है। आर्टिकल 113 क्या बताता है, संसद के प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया आर्टिकल 113 में बताया गया है। विनियोग विधेयक जो है 114 के तहत है। 120 के तहत क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली परिभाषा 120 में है। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की परिभाषा है, प्रयोग की जाने वाली परिभाषा है, वह किसमें है, 120 में है। अनुच्छेद 122 क्या है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। आर्टिकल 122 में बताया गया है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। आर्टिकल 123 में क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें बताया गया है, आर्टिकल 123 में। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 124 इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये किसमें है, 124 में। 125 में क्या है, न्यायाधीश जो होंगे उनके वेतन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 125 में है। आर्टिकल 126 क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश की न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल 127 क्या है, तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। और आर्टिकल 126 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अब क्या है, आर्टिकल 128 पे चलेंगे हम लोग। आर्टिकल 128 में बताया गया उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति बताया गया है आर्टिकल 128 में। आर्टिकल 129 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। आर्टिकल 129 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान आर्टिकल 129 में है। आर्टिकल 130 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। आर्टिकल 130 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। आर्टिकल 137 में बताया गया है निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। ये जो लगभग सारे ही हैं, थोड़ा बहुत जो बीच में छोटा है वो ये मत समझिए नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करा रहा हूँ, और ये सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो छोड़ा है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ जो है ही नहीं, जो ज़रूरी वो नहीं कराया है, बाकी सब लगभग जितनी भी अनुच्छेद हैं वो सारे मैं इसमें वीडियो में कवर करा रहा हूँ। आर्टिकल 137 में क्या है, निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। आर्टिकल 143 यानी 143 क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो किसमें बताई गई है, यानी जो भी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है राष्ट्रपति की, वो आर्टिकल 143 में यानी 143 में बताई गई है। आर्टिकल 144 सिविल एवं नागरिक पदाधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य किया जाना। सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य किया जाना, ये आर्टिकल 144 में बताया गया है। आर्टिकल 141 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका। 148 में बताया गया भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग का उल्लेख बताया गया है। कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल,
ये बताया गया है आपका आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 149 में कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 150 में क्या है, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रयास। आर्टिकल 151 में क्या है, संपरीक्षा प्रतिवेदन है। संपरीक्षा प्रतिवेदन क्या है, किस में है, 151 में है। अब चलेंगे भाग 6। भाग 6 मतलब इसमें बताया गया है राज्य के बारे में, ठीक है। 5 में क्या था, संघ, 6 में क्या है, राज्य। अनुच्छेद क्या है, 152 से 237 तक, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आर्टिकल 152 क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यपाल का उल्लेख है। आर्टिकल 154 क्या है, यानी अनुच्छेद 154 में बताया गया राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति, जो शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। संघ की राष्ट्रपति में और राज्य की किस में है, राज्यपाल में, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, ये किस में बताया गया है, आर्टिकल 154 में, 154 में। आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल को की नियुक्ति है, ठीक है, की नियुक्ति है किसमें, आर्टिकल 155 में। आर्टिकल 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल है। राज्यपाल का कार्यकाल आर्टिकल 156 है, यानी 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। आर्टिकल 157 राज्यपाल के पद की शर्तें हैं। और आर्टिकल 158 में राज्यपाल की योग्यताएं, ठीक है, आर्टिकल 158 में। अगले क्वेश्चन चलेंगे आर्टिकल 159। आर्टिकल 159, हाँ दोस्तों यहाँ पे करेक्ट कर लेना, हाँ ये सही बताया गया है कि आर्टिकल 157 है वह क्या है, राज्यपाल की योग्यताएं हैं। और आर्टिकल 158 क्या है, राज्यपाल की पद की शर्तें हैं, ठीक है। तो 158 में बताया गया राज्यपाल की पद की शर्तें, और ये बताया गया 157 में, यानी योग्यताएं 157 में दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग आर्टिकल 159, राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किसमें है, 159 में। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख बताया गया है। आर्टिकल 160 में क्या है, कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन बताया गया है। कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन बताया गया है, आर्टिकल किसमें, 160 में। आर्टिकल 161 में बताया गया है राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियाँ। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ किसमें हैं, आर्टिकल 161 में है। आर्टिकल 162 में क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 162 में है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 162 में है। आर्टिकल 163 में क्या है, राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। आर्टिकल 163 में क्या है, राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख, आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 164 में बताया गया है मंत्रियों के बारे में, ठीक है, मंत्रियों के बारे में आर्टिकल 164 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल है, आर्टिकल 165 में बताया गया है। आर्टिकल 166 में बताया गया है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। जो राज्य की सरकार है उसके कार्य का संचालन आर्टिकल 166 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 167 में क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 167 में क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, आर्टिकल 166 में। आर्टिकल 168 में बताया गया है राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान, आर्टिकल 168 में है। राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान आर्टिकल 168 में है। आर्टिकल 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना, ठीक है, ये किसमें है, राज्यों के विधान परिषदों का बनाना और भंग करना, आर्टिकल 169 में है। आर्टिकल 170 बताया गया है विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। आर्टिकल 170 में बताया गया है विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। आर्टिकल 171 में बताया गया है विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख। और आर्टिकल 172 में क्या बताया गया है, राज्यों के विधान मंडल की अवधि का उल्लेख। जो राज्यों की विधानमंडल है उनकी अवधि क्या होगी, ये बताया गया है आर्टिकल 172 में।
आर्टिकल 173 में क्या बताया गया है, विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता। आर्टिकल 173 में बताया गया है विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता आर्टिकल 173 है। आर्टिकल 174 क्या है, विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 174 में है विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 174 में है। आर्टिकल 175 यानी राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार किस में है, आर्टिकल 175 में है। राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार आर्टिकल 175 में है। आर्टिकल 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 176 में है। आर्टिकल 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। आर्टिकल 177 में क्या है, सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 177 में। आर्टिकल 171 में क्या बताया गया है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताया गया है। आर्टिकल 179 में क्या बताया गया है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्याग या पद से हटाया जाना, ये बताया गया है आपका आर्टिकल 179 में। आर्टिकल 180 यानी अनुच्छेद 180 में बताया गया है विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ जो हैं, ठीक है, ये आर्टिकल 180 में बताया गया है, यानी विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। आर्टिकल 181 यानी 181 में बताया गया है, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब ये पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, यह बताया गया है आर्टिकल 181 में। आर्टिकल 182 में क्या बताया गया है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, यह बताया गया है आर्टिकल 182 में। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति इम्पोर्टेंट है। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति आर्टिकल 182 में बताया गया है। आर्टिकल 183 में क्या है, विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना, किसमें है, आर्टिकल 183 में। आर्टिकल 184 क्या है, विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति, यह बताया गया है आर्टिकल 184 में कि विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की जो शक्तियां हैं वह बताया गया है आर्टिकल 184 में। आर्टिकल 185 क्या है, जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तो वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ठीक है। आर्टिकल 186 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, यह बताया गया है आर्टिकल 186 में से, यानी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सभापति और उपसभापति के वेतन जो भत्ते हैं वो आर्टिकल 186 में बताया गया है। आर्टिकल 187 में बताया गया है राज्य विधानमंडल का सचिवालय। आर्टिकल 187 में क्या बताया गया है, राज्य विधानमंडल का सचिवालय। आर्टिकल 187 में राज्य विधानमंडल का सचिवालय बताया गया है। आर्टिकल 188 में क्या बताया गया है, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। आर्टिकल 188 में क्या है, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा जो है शपथ का उल्लेख बताया गया है आर्टिकल 188 में। आर्टिकल 189 में बताया गया है सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति की गणपूर्ति, ठीक है। सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदस्यों को कार्य करने की शक्ति की गणपूर्ति, ये बताया गया आर्टिकल 189 में। आर्टिकल 190 में क्या बताया गया है, विधानमंडल के स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 190 में बताया गया है विधानमंडल के स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 191 में बताया गया है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। आर्टिकल 191 में क्या है, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं बताया गया है। आर्टिकल 192 में बताया गया है सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का निश्चय। आर्टिकल 194 इसमें क्या बताया गया है, विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्ति और विशेषाधिकार आर्टिकल 194 में है। आर्टिकल 195 में क्या है, विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख, यानी 195 में क्या है, विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख आर्टिकल 195 में है। आर्टिकल 199 में क्या है, विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा।
धन विधेयक की परिभाषा विधानमंडल में है 199 में। तो अनुच्छेद 200 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति, जो विधेयक होंगे उन पर अनुमति होगा, ये आर्टिकल 200 में बताया गया है। आर्टिकल 201 में है विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। आर्टिकल 201 में है विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। आर्टिकल 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, ये आर्टिकल 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का है विधानमंडल में। आर्टिकल 203 क्या है, विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 203 में क्या है, विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 204 में क्या है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक किसमें है, आर्टिकल 204 में। ये पूछा जाता है काफ़ी बार, विनियोग विधेयक किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 204 में है। आर्टिकल 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किसमें है, आर्टिकल 207 में है। आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 में क्या बताया है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 213 में है। आर्टिकल 214 क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं, हाईकोर्ट का किसमें है, 214 में। अनुच्छेद 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान यानी आर्टिकल 214। आर्टिकल 215 में क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा उल्टा दिया गया है। और अनुच्छेद 216 क्या है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख है, यानी हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख किसमें है, 216 में। और अभिलेख न्यायालय होगा हाईकोर्ट, ये किसमें बताया गया है, 215 में। अब आर्टिकल 217 है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनके पद की शर्तें। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति या उनके पद की शर्तें आर्टिकल 217 में है। आर्टिकल 218 क्या है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों की लागू होना, ये बताया गया है आर्टिकल 218 में। आर्टिकल 219 क्या है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की शपथ किसमें है, आर्टिकल 219 में है। आर्टिकल 220 क्या है, स्थायी न्यायाधीशों रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। ठीक है, मतलब स्थायी न्यायाधीश अगर रहने पर के बाद अन्य कोई विधि व्यवसाय पर रोक लगाया गया है, ये आर्टिकल 220 में बताया गया है। आर्टिकल 221 में क्या है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन है। जो हाईकोर्ट हैं उनके न्यायाधीशों के जो वेतन होंगे वो आर्टिकल 221 के तहत है। आर्टिकल 222 क्या है, न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना। ठीक है, न्यायाधीशों का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना, ये किसमें है, आर्टिकल 222 में। आर्टिकल 223 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसमें है, आर्टिकल 223 में है। आर्टिकल 224, आर्टिकल 224 में क्या बताया गया है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति बताया गया है आर्टिकल 224 में। आर्टिकल 225 में क्या कहा गया है, हाईकोर्ट की अधिकारिता। आर्टिकल 225 में बताया गया है हाईकोर्ट की अधिकारिता। आर्टिकल 226 में बताया गया है हाईकोर्ट द्वारा रिट जारी करना। हाईकोर्ट द्वारा रिट जारी करना आर्टिकल 226 के तहत बताया गया है। आर्टिकल 228 क्या है, कुछ मामलों में हाईकोर्ट का अंतरण का उल्लेख। हाईकोर्ट का अंतरण का उल्लेख कुछ मामलों में आर्टिकल 228 में है। अनुच्छेद 230 क्या है, हाईकोर्ट की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। हाईकोर्ट की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार किसमें बताया गया है, आर्टिकल 230 में। आर्टिकल 231, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना किसमें बताया गया है, आर्टिकल 231 में बताया गया है। आर्टिकल 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान क्या है, आर्टिकल 233 में। आर्टिकल 235 क्या है, अधीनस्थ न्यायालय का पर नियंत्रण। आर्टिकल 235 है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अब अनुच्छेद क्या है, 238 भाग 7। भाग 7 में है अनुच्छेद 238 और भाग 7 है। संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 238 में यह पहली अनुसूची के भाग खा, ठीक है, भाग खा राज्य का उल्लेख है। पहली अनुसूची के भाग खा में राज्य का उल्लेख है।
यह भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, निरसन कर दिया गया। संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 238 में पहली जो अनुसूची के भाग खा राज्य का उल्लेख है, यह जो है भाग 7वें संविधान संशोधन द्वारा, यह भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया है। अब जो है भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में दिया गया अनुच्छेद कितना है 239 से 242। 238 क्या है, निश्चित है। अब क्या है 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। आर्टिकल 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख बताया गया है। भाग कौन सा है, भाग है 8। अनुच्छेद कितना से है 239 से 242 तक। और अनुच्छेद 239 में बताया गया है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। आर्टिकल 240 में बताया गया है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। आर्टिकल 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी जो विनियम जो बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की है। ठीक है, आर्टिकल 240। आर्टिकल 241 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। आर्टिकल 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल 241 में है। अब देखेंगे भाग 9 व 10, अनुच्छेद 243 व 244। भाग 9 में देखेंगे 243 में, इसमें क्या है पंचायतों का उल्लेख है आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 244 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। यानी जो आर्टिकल 244 क्या है, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है आर्टिकल 244 में। और 243 में क्या है, पंचायतों का उल्लेख है। आर्टिकल कितना है 245, राज्यों की परिभाषा का उल्लेख बताया गया है। आर्टिकल 345। चलिए यहाँ पे जो छूटा है उसका देखेंगे, बाकी अभी ये देख लीजिए। आर्टिकल 345 क्या है, राज्यों की परिभाषा का उल्लेख है। आर्टिकल 346, संघ और राज्य दो राज्यों के बीच पत्राचार की परिभाषा जो है, संघ और राज्य यानी दो राज्यों के बीच पत्राचार की परिभाषा आर्टिकल 346 क्या है, इसमें बताया गया है। आर्टिकल 348, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये बताया गया है आर्टिकल 348। आर्टिकल 351 क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। आर्टिकल 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अब भाग है 18, आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है। आर्टिकल 353 क्या है, आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। आर्टिकल 356 क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख बताया गया है आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 358 में क्या है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निर्लवन, ठीक है, निर्वलन का उल्लेख बताया गया है। अनुच्छेद 359 में है आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। ठीक है, ये बताया गया है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। ठीक है, आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अब भाग 19 और 20 यानी अनुच्छेद 361 से 368 तक बताया गया है। अनुच्छेद 361 जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 361 क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण आर्टिकल 361 है। आर्टिकल 364 है महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन का प्रावधान। भाग 21 और भाग 22 क्या है, अनुच्छेद 369 से 395। भाग 21 और 22। भाग 369 अनुच्छेद 369 में बताया गया है राज्य सूची के सूची कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। अनुच्छेद 371 में क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध है आर्टिकल 371। आर्टिकल 376 क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध बताया गया है आर्टिकल 376। आर्टिकल 377 में बताया गया है भारत के नियंत्रक
महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है, कितना है आर्टिकल 377 में। आर्टिकल 378 में क्या है, लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है, आर्टिकल 378। आर्टिकल 393 क्या है, संक्षिप्त नाम का वर्णन बताया गया है, आर्टिकल 393 में। और आर्टिकल 395 क्या है, ये निरसन है, ठीक है। बीच में कौन से अनुच्छेद छूटे थे, अभी देखते हैं इसको। 244 से यानी 245 से छूटे थे, सीधा 345 पे आ गए। देखता हूँ ये कहाँ छूटा है। तो दोस्तों जो बीच में छूटे थे आर्टिकल, वो थोड़ा दिक्कत हो गया थे, PDF में नहीं आ पाए थे, तो अलग से मैंने इसको आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 245 से देखेंगे हम लोग, यहाँ से छूटा था। तो आर्टिकल 245 से 255 तक विधायी शक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 245 में क्या है, संसद और राज्यों की विधायी शक्ति की सीमा, ठीक है। आर्टिकल 246 में क्या है, विषयों का विभाजन यानी केंद्र, राज्य व समवर्ती सूची, आर्टिकल 246 में बताया गया है। आर्टिकल 247 में क्या बताया गया है, संसद अतिरिक्त न्यायालय की जो है स्थापित कर सकती है, आर्टिकल 247 में। आर्टिकल 248 में क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है संसद में निहित हैं। आर्टिकल 249 में क्या है, राज्य हित में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है राज्यसभा की अनुमति से, आर्टिकल 249 में बताया गया है। आर्टिकल 250 में क्या है, आपातकाल में राज्य सूची पर भी जो है संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 251 में क्या बताया गया है, संसद राज्य कानून में टकराव होने पर संसद का कानूनी प्रभाव है। आर्टिकल 252 क्या है, 2 या अधिक राज्यों के आग्रह पर संसद कानून बना सकती है, यह आर्टिकल 252 में बताया गया है। फिर क्या है, आर्टिकल 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद की शक्ति, यह आर्टिकल 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद की शक्ति है। आर्टिकल 254 में क्या है, समवर्ती सूची में टकराव है, यानी संसद कानून सर्वोपरि है, ठीक है। संसद का जो कानून है वो सर्वोपरि है, आर्टिकल 254 में बताया गया है। आर्टिकल 255 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की अनुशंसा न होने पर कानून जो है अमान्य नहीं होगा यदि बाद में स्वीकृति दे दी जाए, ठीक है। आर्टिकल 255 में बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल 256 से 263 तक क्या है, केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है। तब अब देखेंगे अनुच्छेद 256 में क्या है, राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन, ठीक है, ये बताया गया है आर्टिकल 256 में। आर्टिकल 257 में क्या बताया गया है, राज्यों के कार्यों का केंद्र द्वारा नियंत्रण बताया गया है। आर्टिकल 258 में बताया गया है, केंद्र के कार्य का राज्यों को सौंपना। आर्टिकल 258 में केंद्र अपने कार्य राज्य सरकार को सौंप सकती है, ठीक है, यही बताया गया है आपको। राज्य केंद्र के सहमति, ठीक है, राज्य जो है केंद्र की सहमति से उसके कार्य कर सकता है, आर्टिकल 259 में बताया गया है। फिर आर्टिकल 260 में क्या बताया गया है, विदेशी क्षेत्रों का प्रशासन, जो विदेशी क्षेत्र है उनका प्रशासन आर्टिकल 260 में है। फिर क्या है, एक मिनट, आर्टिकल 261 में क्या है, न्यायालयों के निर्णय पूरे भारत में मान्य है, ये आर्टिकल 261 में है। आर्टिकल 262 में क्या है, जो नदी है जल विवाद का निपटारा जो है संसद जो है विशेष प्रावधान से कर सकती है, आर्टिकल 262 में बताया गया है। आर्टिकल 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना यह बताया गया है। फिर क्या है, आर्टिकल 264 से 291 तक क्या है, वित्तीय प्रावधान बताए गए हैं। आर्टिकल 264 में क्या है, वित्तीय मामलों की व्याख्या है। आर्टिकल 265 में क्या है, कर लगाने का अधिकार कानून द्वारा ही होगा, यह बताया गया है। आर्टिकल 266 में बताया गया है, समेकित निधि यानी केंद्र राज्य और लोक खाते, ये समेकित निधि है 266 में। आर्टिकल 267 में क्या है, आकस्मिक कोष है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 268 में क्या है, स्टाम्प ड्यूटी केंद्र लगाता है और वसूली करता है राज्य, या 268 में बताया गया है। फिर क्या है, आर्टिकल 269 में अंतर्राज्यीय व्यापार व्यवहार से कर केंद्र वसूलता है और राज्य को मिलता है, ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार से जो व्यवहार है वो कर से केंद्र जो है वसूलता है और राज्य को मिलता है। आर्टिकल 270 क्या है, करों का विभाजन जैसे आयकर आदि।
आर्टिकल 271 क्या है, उपकर लगाने की शक्ति। आर्टिकल 275 क्या है, राज्यों को अनुदान है। आर्टिकल 280 क्या है, वित्त विधेयक, वित्त आयोग है आर्टिकल 280। आर्टिकल 282 केंद्र व राज्य विशेष प्रयोजन हेतु अनुदान दे सकते हैं, आर्टिकल 282 में बताया गया है। आर्टिकल 286 में क्या है, राज्यों द्वारा कुछ वस्तुओं पर कर लगाने पर रोक है, अंतर्राज्यीय व्यापार, जैसे 286 में बताया गया है कर लगाने पर रोक। आर्टिकल 289 में क्या बताया गया है, राज्यों की संपत्ति पर केंद्र कर नहीं लगाएगा। आर्टिकल 289 में बताया गया है 289 में बताया गया है राज्यों की संपत्ति पर केंद्र कर नहीं लगाएगा। आर्टिकल 290 से 291 में बताया गया है राज्य केंद्र के बीच वित्तीय समायोजन, ये बताया गया है। बीच की तकनीकी वित्तीय अनुच्छेद भी इसी श्रेणी में आते हैं, परीक्षा में बस ऊपर वाले अनुच्छेद ही प्रमुख पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो बताया गया है कि ये जो है अनुच्छेद ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 292 से 293 जो है ऋण व उधार। अनुच्छेद 292 में क्या है, केंद्र सरकार का उधार लेने का अधिकार है, आर्टिकल 292 में जो ऋण वगैरह लेते हैं उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 293 में क्या है, राज्यों का उधार लेने का अधिकार है, कुछ स्थितियों में क्या है, केंद्र की अनुमति आवश्यक है। फिर क्या है, आर्टिकल 294 से 300 तक का संपत्ति अनुबंध व दायित्व है। अनुच्छेद 294 में क्या है, ब्रिटिश शासन की संपत्ति व दायित्व भारत सरकार राज्यों में निहित होगी। आर्टिकल 295 में क्या है, दायित्व व संपत्ति का उत्तराधिकार। आर्टिकल 296 में क्या है, स्वत्वहीन संपत्ति राज्य की होगी। आर्टिकल 297 में बताया गया है समुद्र में खनिज संसाधन केंद्र की अधिकार में। आर्टिकल 298 केंद्र व राज्य व्यापार अनुबंध कर सकते हैं, आर्टिकल 298 में है। आर्टिकल 299 में क्या है, सरकारी अनुबंधों का तरीका है। फिर आर्टिकल 300 में क्या है, केंद्र राज्य मुकदमा कर सकते हैं और उन पर मुकदमा किया जा सकता है। आर्टिकल 301 में क्या है, 301 में है 301 से 307 है व्यापार वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता, और 300 का में क्या था, संपत्ति के बारे में बताया गया था, ठीक है, संशोधन करके बताया गया था। 301 क्या है, पूरे भारत में व्यापार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 302 क्या है, संसद व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 303 में क्या है, किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 304 क्या है, राज्य कुछ उचित कर प्रतिबंध लगा सकते हैं, भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 305 में क्या है, मौजूदा कानून या उद्योग संरक्षण कानून सुरक्षित रहेंगे। आर्टिकल 307 में क्या है, व्यापार आयोग बनाने का प्रावधान है। अब देखेंगे 308 से 323 सेवाएं और लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 308 क्या है, राज्य सेवाओं की परिभाषा। आर्टिकल 309 क्या है, केंद्र व राज्य सेवाओं के नियम है। आर्टिकल 310 क्या है, इच्छा पर पदभारण का सिद्धांत है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। आर्टिकल 311 क्या है, सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा, निलंबन, बर्खास्तगी के नियम जो बताए गए हैं आर्टिकल 311 में है। आर्टिकल 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, ये काफ़ी बार पूछा गया, अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 315 क्या है, संघ राज्य लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी, ये सब बताया गया आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 316 में क्या है, यूपीएससी पीसीएस के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है, आर्टिकल 316 में। आर्टिकल 319 में क्या है, पीसीएस के पुनर्नियोजन पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 320 क्या है, आयोग के कार्य हैं। आर्टिकल 323 क्या है, मामलों पर रिपोर्ट। आर्टिकल 323 ए से 323 बी क्या है, न्यायाधिकरण है, यानी आर्टिकल 323 ए क्या है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यानी कैट सैट ये सब दिया गया है। आर्टिकल 323 बी में क्या है, अन्य न्यायाधिकरण है, जैसे कर है, भूमि सुधार है, ये सब बताया गया है। अनुच्छेद 324 से 332 है निर्वाचन। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में है। अनुच्छेद 324 में 25 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मताधिकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 326 यह है वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के ऊपर।
आर्टिकल 326 में बताया गया है। आर्टिकल 327 में है संसद का निर्वाचन कानून बनाने का अधिकार। आर्टिकल 328 में क्या है, राज्य विधानमंडल का अधिकार। आर्टिकल 329 क्या है, निर्वाचन संबंधी न्यायालय में सीधे चुनौती नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 320 से 342 तक बताया गया है अनुसूचित जाति, जनजाति व विशेष वर्ग के बारे में। आर्टिकल 330 में क्या है, लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है। आर्टिकल 332 में क्या है, राज्य विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है। फिर क्या है आर्टिकल 334। आर्टिकल 334 में है आरक्षण की समय सीमा बार बार बढ़ाई गई। आर्टिकल 335 में क्या है, सेवाओं में SC/ST हितों का ध्यान। फिर क्या है आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 क्या है, आर्टिकल 338A क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बताया गया है। आर्टिकल 338B में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आर्टिकल 338B है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आर्टिकल 340 क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। काका कालेलकर मंडल आयोग आया था पिछड़े वर्गों के लिए आयोग। आर्टिकल 340 में है। आर्टिकल 341 क्या है, अनुसूचित जातियों की सूची। आर्टिकल 341 है अनुसूचित जातियों की सूची। और आर्टिकल 342 है अनुसूचित जनजातियों की। आर्टिकल 343 से 344 क्या है, राजभाषा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 343 में है भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी देवनागरी। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग व संसदीय समिति। 15 वर्ष तक भाषा सुधार मूल्यांकन, यह जो है आर्टिकल 344 में था। तो यहाँ तक सारे आर्टिकल कंप्लीट हुए। बाकी आर्टिकल पिछले आपने कर लिए थे, 395 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे पूरे आर्टिकल कंप्लीट हो गए। मिलते हैं कुछ नए संशोधन के साथ। अभी कुछ वाद आपको कराएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।